हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो एचपीएससी एडीओ का आज एग्जामिनेशन हुआ है, उसके पेपर को एनालाइज करेंगे, क्या कट ऑफ हो सकती है उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पेपर मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, ये सी वाला सेट है या सीरीज है। हरियाणा पीसीएस का या एचपीएससी एडीओ का जो आज का एग्जामिनेशन था, ये काफी डिफिकल्ट लेवल था। मैं इसको मॉडरेट भी नहीं कहूंगा, काफी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन था। कई स्टूडेंट ने कहा कि सर फिजियोलॉजी या ब्रीडिंग से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे। फिजियोलॉजी, ब्रीडिंग या फिर जो इस टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं, इससे क्वेश्चन नंबर ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ता, बट क्वेश्चन कैसे थे उस पर डिपेंड करता है। और क्वेश्चन जो फिजियोलॉजी से और प्लांट ब्रीडिंग से पूछे गए थे, वो डेफिनेटली काफी डिफिकल्ट थे, बहुत इजी क्वेश्चंस नहीं थे। ऑल्दो हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस अपनी सीरीज में डिस्कस किए थे। जो मैंने जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग का सेशन लिया था, उसमें मैंने कुछ सिमिलर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, वो अभी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो पेपर डिफिकल्ट था, कट ऑफ डेफिनेटली कम जाएगी। एग्जैक्ट कट ऑफ कितनी होगी वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, या जब आंसर शीट आएगी तो बेटर पता चल पाएगा कि क्या आंसर सही है, क्योंकि कुछ आंसर में अभी भी काफी कंफ्यूजन है। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन था, द राइजोस्फीयर इफेक्ट कैन बी क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंटेड बाय। तो राइजोस्फीयर का जो क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंटेशन होता है वो आरएस रेशियो के थ्रू होता है। और अगर आप आरएस रेशियो की बात करेंगे तो ये होता है कि रूट्स में जो राइजोस्फीयर रूट है उसमें कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है एज कंपेयर टू द रूट विदाउट द राइजोस्फीयर, उसमें कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो ये बेसिकली राइजोस्फीयर टू द सॉइल रेशियो होता है, तो उसको क्वांटिटेटिवली हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। So D will be the correct answer. Then second question is the art of training plants into different shapes is known as, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको टोपियरी बोलते हैं। ये जनरली हॉर्टिकल्चर में आप सभी ने पढ़ा होगा। जो हम डिफरेंट शेप्स देते हैं किसी भी टाइप का, चाहे मतलब कोई पर्टिकुलर ह्यूमन, एनिमल, किसी भी टाइप का शेप देते हैं तो उसको हम टोपियरी बोलते हैं। बाकी स्कर्टिंग, प्रॉपिंग नहीं होता है। श्रबरी तो आपको पता है कि बॉर्डर है, प्रॉपिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग। स्कर्टिंग भी एक टाइप की प्रॉपिंग श्रबरी ही होता है। देन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल माइक्रोबियल बायोमास, कार्बन एक्सट्रैक्टिंग एजेंट यूज्ड इज। जो सॉइल माइक्रोबियल बायोमास के लिए कार्बन एक्सट्रैक्टिंग एजेंट यूज किया जाता है जनरली, वो हम पोटेशियम सल्फेट को यूज करते हैं। देन ये क्वेश्चन था, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था प्लांट ब्रीडिंग से। द मिक्सचर ऑफ ब्रीडिंग लाइंस हैविंग द सेम जेनेटिक कंस्टिट्यूशन बट डिफरेंट इन अ स्पेसिफिक लोकस इज नोन एज। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मतलब ऐसी लाइंस है जिनका सेम कंस्टिट्यूशन है बट किसी पर्टिकुलर लोकस में ये डिफरेंट है, तो इसका क्या आंसर है, ये मल्टी लाइंस होती है। रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइंस नहीं हो सकती क्योंकि उसमें तो काफी सारा डिफरेंस होगा। आइसोपेरेंटल लाइंस बहुत ज्यादा इस टाइप का वर्ड यहाँ पे यूज नहीं होता है। डबल हैप्लॉइड लाइंस भी होती है। सही करेक्ट आंसर मल्टी लाइंस यहाँ पे रहेगा। देन द क्रिटिकल लेवल फॉर हॉट वाटर एक्सट्रैक्टेबल बोरोन, पीपीएम में सॉइल का पूछा गया था। तो जो क्रिटिकल लेवल फॉर हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन है, इसमें आप देखेंगे तो जो करेक्ट आंसर है वो इस रेंज में आएगा, सी 0.1 से 2 के बीच में, क्योंकि ये अराउंड 1 पीपीएम के अराउंड होता है। तो यहाँ पे जो सही करेक्ट आंसर होगा जो इस रेंज में आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन हमने अभी जो सीरीज रिवीजन सीरीज था उसमें भी डिस्कस किया था। द प्रोडक्ट ऑफ पेडिग्री सिलेक्शन इज। प्रोडक्ट ऑफ पेडिग्री सिलेक्शन, वहां पे मैंने आपसे हाइब्रिड का और साथ ही साथ प्योर लाइन का डिस्कस किया था। यहाँ पे पेडिग्री का पूछा गया है, क्योंकि ये आपको ये समझना है कि जो क्रॉप इंप्रूवमेंट मेथड है ये किसकी है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स की। तो वहां जनरली क्या होता है, होमोजाइगोसिटी रहती है। तो होमोजाइगोसिटी के केस में यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे, ये हेटेरोजाइगस है, ये भी हेटेरोजाइगस है। तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप जनरली क्या होती है, होमोजाइगस होती है। होमोजाइगस होने के साथ साथ पूरी पॉपुलेशन होगी वो सेम होगी, इसलिए होमोजीनियस। अगर पॉपुलेशन में डिफरेंट डिफरेंट प्लांट होगी तो हेटेरोजीनियस, तो वो पॉपुलेशन कैसी मानी जाती है, सेग्रीगेटिंग, और स्टेबल पॉपुलेशन नहीं होती। तो होमोजाइगस एंड होमोजीनियस, ये स्टेबल पॉपुलेशन होगी और यही प्रोडक्ट होगा पेडिग्री का। देन द साइट्स वाज साइंड इन द ईयर, जो साइट्स था वो कब साइन हुआ। तो बेसिकली साइट्स जो था वो 1973 में साइन हुआ है। साइट्स का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड वाइल्ड फौना। तो इसके लिए ये साइट्स साइन किया गया था। देन ये था कि गेमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी सिस्टम है। जब सिप मेटिंग्स कैरी करेंगे तो आपको किस टाइप का मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब गेमेटोफिटिक में आप सिप मेटिंग करेंगे तो बेसिकली उसमें चांसेस होते हैं आपको हर टाइप के कॉम्बिनेशन मिलने के, जो कंपैटिबल भी होंगे, पार्शियली कॉम्पेटिबल और फुली इनकम्पैटिबल रहेंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। Then Prosopis cinerea and the Centrus ciliaris are the good fodder trees plus grass combination। ये किसके लिए बेटर कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आप ये देखेंगे तो पहले ये राजस्थान या फिर कुछ पार्ट ऑफ हरियाणा के लिए ये यहाँ पे ये क्रॉप जनरली ग्रो होती है। तो यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो सेमी, सॉरी नॉट सेमी, वो एरिड क्लाइमेट रहेगा विद
सैंडी सॉइल। तो यहाँ पे कॉटन सॉइल और रेड सॉइल तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कॉटन सॉइल बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम एक्सटेंट प्रेजेंट होता है, और ये रेड सॉइल तो प्रेजेंट ही नहीं होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये एरिड क्लाइमेट विद सैंडी सॉइल्स का रहेगा। देन द टाइप ऑफ germplasm which is frequently utilized by the breeder for the crop improvement program, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो मतलब हमारे क्रॉप ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स में यूज होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपका लॉन्ग टर्म वर्किंग बेस एंड एक्टिव कलेक्शन, तो उसको हम वर्किंग कलेक्शन बोलते हैं, जिसपे वर्क किया जाता है। एक्टिव कलेक्शन क्या होता है? जो लगभग 5 to 10 या फिर 15 ईयर्स तक के लिए स्टोर किया जाता है, और वो बेसिकली मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होता है। बेस कलेक्शन तो बहुत लंबे टाइम के लिए रखा जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये वर्किंग कलेक्शन रहेगा। देन टिपिकल नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है इन क्रॉप प्लांट अंडर हाई नाइट्रोजन कंटेंट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, जब हाई नाइट्रोजन है ऑलरेडी तो उसमें भी डेफिशिएंसी है, तो वो किसकी वजह से होती है? मॉलिब्डेनम की वजह से। The next question is the type of recurrent selection that uses homozygous tester is known as, तो आप सभी को पता है जो हम recurrent selection करते हैं तो वो जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी के लिए करते हैं और स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी के लिए करते हैं। अब अगर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी आपको देखनी है तो वो हेटेरोजाइगस या फिर हेटेरोजाइगस पॉपुलेशन होगी, तो उससे हमको पता चलेगा कि हम वो जो पॉपुलेशन है या फिर पर्टिकुलर वेराइटी है वो हर एक कैरेक्टर के लिए कैसा कंबाइन कर रही है। बट जब हमको स्पेसिफिक देखना है तो हमको स्पेसिफिक टेस्ट करना होता है, वो किसके साथ होता है? होमोजाइगस टेस्टर के साथ। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा? रिकरेंट सिलेक्शन फॉर स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी। तो ये 12th का डी विल बी द करेक्ट आंसर। देन ऑर्गेनिक एसिड डेवलप्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन एक्ट एज चिलेटिंग एजेंट विल बी, इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा बी, अमीनो एसिड। देन टेम्परिंग इन सीड ड्राइंग रेफर्स टू, इसको तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि हमने क्लास में भी जब डिस्कस किया था तो मैंने आपको ऐसे ही बताया था। बेसिकली टेम्परिंग क्या है? बीच में डिसरप्ट होना कुछ भी चीज। तो यहाँ पे क्या होता है? स्मॉल पॉज होते हैं, जो ड्राइंग होती है, सरफेस ड्राइंग होती है, उसके बीच में जो स्मॉल पॉज लिए जाते हैं उसको हम टेम्परिंग बोलते हैं। हालांकि बहुत अच्छी मेथड भी नहीं है, बट ये रहती है। देन द चरगाफ रूलिंग, आप सभी को पता है चरगाफ रूलिंग में क्या होता है? जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनकी पेयरिंग होती है प्यूरिन्स की पैरिमिडीन के साथ, और ATCG, तो ये बेसिकली रहता है। तो अभी इसमें पूछा है कि किस में ये नहीं होती है? आरएनए के केस में टी की जगह क्या होगा? यूरासिल। थायमिन की जगह यूरासिल होता है। तो जहां पे भी डबल स्टैंडर्ड है वहां पे ये पेयरिंग होगी, जहां पे भी डबल स्टैंडर्ड नहीं है वहां पे पेयरिंग नहीं होगी। तो पहला ही ऑप्शन दिया है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, तो ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं हो सकते। सिंगल स्टैंड है तो मतलब पेयरिंग की कोई जरूरत नहीं है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, क्योंकि इसी पेयरिंग के बाद में जो दो हेलिकल होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं बेस पेयरिंग के थ्रू। तो ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, CNG के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। मैंने आपको तब भी बताया था कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, अनिल तिवारी, गिरीश चंद करके। तो बेसिकली ये इजी क्वेश्चन था, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर आपने एक बार पढ़ा होगा तो आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए ये जो दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब अंडर विच कंडीशन द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन शुड बी कंपलसरी सब्जेक्ट टू द ग्रो आउट टेस्ट फॉर द ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। अब क्या होता है ग्रो आउट टेस्ट? क्या होता है कि कभी कभी अगर कुछ इशू हो गया या फिर कुछ भी डाउट वाली कंडीशन है तो उसमें ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। ग्रो आउट टेस्ट क्या होता है? सीड का सैंपल लिया जाएगा और सीड सैंपल को अगेन कंट्रोल कंडीशन में ग्रो किया जाता है। लैब में ग्रो नहीं किया जाता है, वहां पे स्पेसिफिक कंडीशन होती है फील्ड की ही, चाहे वो हम कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस वाली कंडीशन हो, बट वहां पे उसको ग्रो किया जाता है, तो वो ग्रो आउट टेस्ट होता है। अब ऑप्शंस यहाँ पे जो दिए हैं, हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट, तो ये तो नहीं सही ऑप्शन है, मतलब ये ऑप्शन नहीं रहेगा। द सर्टिफिकेशन ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द फील्ड स्टैंडर्ड, ये भी कंडीशन हो सकती है, उसको डाउट है तो भी वो ग्रो आउट टेस्ट के लिए जा सकते हैं। देन दूसरा आप देखेंगे द सीड क्रॉप रेज्ड अंडर द मॉडिफाइड आइसोलेशन डिस्टेंस। अब जो मॉडिफाइड आइसोलेशन डिस्टेंस थी वो कैसी रही है और उस पर कितना डाउट है, उसके बेसिस पे भी ग्रो आउट टेस्ट किया जा सकता है। जो थर्ड कंडीशन है, द सीड क्रॉप रेज्ड विदाउट द फॉलोइंग द प्रेस्क्राइब्ड प्लांटिंग रेशियो। प्लांटिंग रेशियो से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब प्लांटिंग रेशियो तो ये है कि जो भी आपको प्लांटिंग रेशियो था आपने उससे थोड़ा ज्यादा कर दिया है, कम कर दिया, तो उससे जो बेसिकली ग्रो आउट हम टेस्ट किसके लिए करते हैं? जेनेटिक प्योरिटी के लिए। तो जेनेटिक प्योरिटी उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होगी। जेनेटिक प्योरिटी कब खराब होती है? जब बाहर से कोई पॉलिनेशन हो जाए क्रॉप में। तो ये वाले दो जो ऑप्शन है इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, और अगर मोस्ट प्रेफरली बोला जाए तो मैं इस ऑप्शन को सही मानूंगा, द सीड क्रॉप रेज्ड अंडर द मॉडिफाइड आइसोलेशन डिस्टेंस। ये भी सही है कि सर्टिफिकेशन ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है फील्ड स्टैंडर्ड से, तो वो भी कंडीशन हो सकती है। अब ये दोनों भी मतलब कॉमन कंडीशन भी हो सकती है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा एम्बिगस क्वेश्चन था। देन 17th क्वेश्चन है कि केमिकल दैट हैव बीन implicated in attraction of rhizobia, तो वो क्या होते हैं? फ्लेवेनॉइड्स।
Then next question है among the following under which the condition of maize hybrid seed production in the modification isolation distance by planting border row is not permitted। वो कौन सी कंडीशन है जिसमें कि प्लांटिंग बॉर्डर रो परमिट नहीं की जाती है? तो ये यहाँ पे आप देखेंगे जो ऑप्शन है आपके पास, मैं सीधा आंसर वाले ऑप्शन में आता हूँ। सीड फील्ड हैविंग द डायगोनल एक्सपोजर टू कंटामिनेटिंग फील्ड, अगर कंटामिनेटिंग फील्ड है, आप बाकी ऑप्शंस में देखोगे तो उतना नहीं है यहाँ पे कि कंटामिनेटिंग फील्ड है और उसके साथ कैसा एक्सपोजर है, डायगोनल एक्सपोजर है, तो वहां पे ये मॉडिफिकेशन नहीं रहता है। बाकी ये भी सब्जेक्ट टू, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है जैसे ऊपर ही अलग क्वेश्चन दिया था सीड से रिलेटेड कंफ्यूजन वाला। देन जीवन फेज में सेल साइकिल में हर क्रोमोसोम के पास क्या होगी, सिंगल क्रोमेटिड रहेगी, क्योंकि वो जस्ट डिवीजन से आया है। मैंने आपको तभी बताया था जब हमने सेल डिवीजन डिस्कस किया था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। टीलोफेज के बाद ये डिवीजन हो जाता है और ये फिर किस में जाता है, जो इसका G1 S एंड G2 फेज होता है। G1 फेज में तो ये बेसिकली डेवलप करता है, S फेज में जो सिंथेसिस फेज होता है उसमें ये डबल होता है और फिर यहाँ पे डबल हो जाता है। तो G2 फेज में फिर से वो पूरा का पूरा डबल रहेगा, हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड रहेंगी। Then in the ATP driven potassium proton potassium exchange mechanism, the H positive ions are formed due to the dissociation of, ये किसके डिसोसिएशन की वजह से होता है, तो ये होता है मैलिक एसिड के डिसोसिएशन की वजह से। Next question is compound which disrupts hormone balance and protein synthesis by which the plant ultimately dies are। अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये कुछ भी नहीं है, ये डेफिनेशन किसकी है, हर्बिसाइड की, जो हम बहुत स्टार्टिंग में यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या आंसर सही रहेगा, सीडलिंग ग्रोथ इनहिबिटर्स, क्योंकि बाकी आप देखेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पिगमेंट इनहिबिटर उनका इतना नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हार्मोनल बैलेंस को भी डिसरप्ट किया जा रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस को, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो आगे कुछ भी कैरेक्टर फॉर्मेशन नहीं होगा, प्लांट अल्टीमेटली डाई होगा। तो सीडलिंग ग्रोथ इनहिबिटर्स जनरली वो हर्बिसाइड से होते हैं। Then the recently developed training system in grapes is called wild trellis। ये जो recently system है उसमें आता है, हालांकि हमने पहले ही पढ़ा है, टेलीफोन सिस्टम, डिफेंस सिस्टम भी फेमस है। देन ये क्वेश्चन भी है, अगेन इसमें थोड़ा सा डाउट है, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसमें डाउट है। अब आपको एज्यूम करना है कि कंडीशन है वो कैसी है, रिसेसिव जीन ए है रिस्पॉन्सिबल फॉर बीएलबी। अब ये बीएलबी के लिए दिस जीन इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम 1। अब मोनोसोमिक रेजिस्टेंट लाइन फॉर क्रोमोसोम ए इज क्रॉस्ड विद नॉर्मल ससेप्टिबल लाइन। अब इसकी मोनोसोमिक लाइन है, मोनोसोमिक लाइन क्या होगी, जिसमें सोमिक सेक्शन 1 है। अब अगर हमने इसको नॉर्मल ससेप्टिबल लाइन से क्रॉस किया, नॉर्मल ससेप्टिबल लाइन ये भी ससेप्टिबल हो सकती है, ये भी ससेप्टिबल हो सकती है, अगर हमने इसके साथ क्रॉस किया तो हमको सारे कॉम्बिनेशन कैसे मिलेंगे, मतलब 50 ये सारे के सारे कैसे होंगे, ससेप्टिबल, सारे के सारे प्लांट कैसे होंगे, ससेप्टिबल, तो ये 100% ससेप्टिबल हो जाएगा। बट अगर मान लीजिए कंडीशन ये है तो इसमें हमको दो टाइप की पॉपुलेशन मिलेगी, और जो पॉपुलेशन में प्लांट्स होंगे तो ये 50% ससेप्टिबल होंगे, 50% रेजिस्टेंट होंगे। तो ये दोनों ही कंडीशन है, हम किसी भी कंडीशन में नहीं बता सकते कि ये कौन सी वाली कंडीशन होगी, थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी इसमें चाहिए थी। और क्योंकि यहाँ पे मोनोसोमिक रेजिस्टेंट लाइन लिखा है, मोनोसोमिक रेजिस्टेंट लाइन क्या होगी कि दूसरी एलील यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, और होमोजाइगस हेटेरोजाइगस का यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो इसमें दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ए या डी में हो सकता है। बाकी इसको मैं आपको डिटेल में करके अपने एग्री भी टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, इसका जो भी सोल्यूशन या फिर डिस्कशन रहेगा। देन नर्स्ट इक्वेशन है 24th क्वेश्चन। ये नर्स्ट इक्वेशन केमिस्ट्री से उठा लिया गया था क्वेश्चन। अब केमिस्ट्री आप सभी को पता है कि 12th के बाद इतनी ज्यादा किसी ने भी नहीं पढ़ी है, इसीलिए इस पेपर में देखने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगा है। मैं दिन में से इसमें लगा था इसके आंसर्स को चेक करने में। रियली ये डिफिकल्ट पेपर इस बार आया है। मैं समझ सकता हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट्स की क्या कंडीशन रहेगी, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। Then next question is the estimate of degree of variation in a phenotypic trait in a population that is due to genetic variation between individual the population is called as in that population is called as, उसको हम क्या कहेंगे, जो वेरिएशन है फिनोटाइपिक का ड्यू टू द जीनोटाइपिक वेरिएशन, उसको हम क्या बोलते हैं, हेरिटेबिलिटी उसको हम कहते हैं। पेनिट्रेंस कैसा होता है, बेसिकली हम ये देखते हैं कि वो जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो हर एक इंडिविजुअल में है कि नहीं है, और फिर एक्सप्रेसिविटी में क्या होता है कि जो वो जीन कैसे एक्सप्रेस कर रहा है इन द पॉपुलेशन, वो एक्सप्रेसिविटी होती है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था हेरिटेबिलिटी था। Then the unit of spectral energy fluence rate is, अब आई डोंट नो कि इसका कैसे बहुत ज्यादा रोल है एग्रीकल्चर के साथ, बट ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसकी जो सही यूनिट है बी ऑप्शन है जूल, M-2S-1। तो ये स्पेक्ट्रल एनर्जी फ्लुएंस है। देन द मार्कर सिस्टम रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म DART SFBN restrictions
साइट एसोसिएटेड डीएनए आरईडी आर डिटेक्टेड बाय। इसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो बेसिकली हम पीसीआर के थ्रू करते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिए गए थे, पीसीआर फॉलोड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड रियल टाइम पीसीआर। तो रियल टाइम पीसीआर से जनरली जो ज्यादा फॉलो किया जाता है वो फॉलोड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट हमको जेल में दिखते हैं। तो जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो उसके बेसिस पे ही बैंड्स आते हैं। तो पीसीआर फॉलोड बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस विल बी द करेक्ट। देन द which among the following statement is true about the gibberellin? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था, अगर आपको बेसिक थोड़ी सी हिंट पता थी तो आप कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जीएस आर द डाइटरपेनॉइड्स। जो जीए होते हैं जनरली वो डाइटरपेनॉइड्स होते हैं, सिंथेसाइज फ्रॉम द जिस्मोनिक एसिड पाथवे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 29th क्वेश्चन है, once incorporated into the plant genome, the gene product CP4-EPSP synthesis confers क्रॉप रेजिस्टेंस टू, किसके लिए? ग्लाइफोसेट के लिए। तो CP4-EPSP सिंथेस जो है वो ग्लाइफोसेट के लिए है। Then 30th question है, the government of India in 1997 launched the targeted public distribution system to benefit about कितने करोड़ फैमिलीज को? तो ये जो टारगेट है 6 करोड़ फैमिलीज के लिए था। एनएफएसए या फिर आप इसकी पीडीएस की साइट पे जाएंगे तो वहां पे जो डेफिनेशन दी है उसी में ये सारा कुछ मेंशन किया है। एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, वो भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। CRISPR-Cas9 जो टेक्नोलॉजी है, आरएनए डिजाइन टू फाइंड एंड बाइंड टू अ स्पेसिफिक सीक्वेंस इन अ डीएनए इज नोन एज। ये थोड़ा सा अगर मुझे लगता है कि ये अगर डिफाइन करके दिया होता तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही हो जाता, क्योंकि जी डीएनए इज द गाइड डीएनए। तो सॉरी, गाइड आरएनए। तो गाइड आरएनए होता है जो कि फाइंड एंड बाइंड करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस टू डीएनए को। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो जी आरएनए था। Then cuttings of the black pepper are raised mainly from, जो cuttings black pepper की किससे रेज की जाती है? रनिंग शूट से। देन एफ्लाटॉक्सिन क्या है? आप सभी को पता होगा एफ्लाटॉक्सिन्स क्या है। ये एक काइंड ऑफ माइकोटॉक्सिन्स है, क्योंकि फंगस इसको ग्रो करती है। देन केवीके आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क फॉर द साइंटिफिक डिसेमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज टू द एंड यूजर, फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय। फाइनेंशियली सपोर्ट कौन करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सपोर्ट करती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें करती है। किस ईयर में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ था? 2013 में पास हुआ था। एंड जो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था फूड सिक्योरिटी वाला, मैंने आपसे कहा था कि 3 ए आपको याद रखने हैं, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। Which of the system is supervised control of diseases and pest in winter wheat? ये क्या है? ईपी प्री। तो ईपी प्री है, ऑल्दो ब्लाइट कास्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट, सो देन नेक्स्ट इज व्हेन अ डिजीज इज more or less constantly prevalent in a locality year after year in a moderate to severe form, it is known as, उसको हम क्या कहते हैं? तो बेसिकली वो इपिडेमिक कहलाता है। एंड इपिडेमिक होता है, इपिडेमिक बेसिकली मतलब पर्टिकुलर रीजन में है और हर साल वो वहां पे प्रिवलेंट है। Then the United Nations Assembly declared 2021 as International Year of Fruits and Vegetables। 2023 अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट इज रिलेटेड टू। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, क्योंकि अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप कर सकते थे। फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी एनवायरमेंट नहीं होगा, प्लांट क्वारंटीन मेजर्स के लिए ही या फिर चेक करने के पर्पस के लिए ही। अगेन टीपीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन था। अंत्योदय अन्न योजना वाज लॉन्च्ड इन द December 2000 फॉर डैश पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज अमंग द बीपीएल कवर्ड अंडर टीपीडीएस। तो इसका क्या करेक्ट आंसर है? 1 करोड़। अगेन आप इसको पीडीएस की साइट में देखेंगे तो आपको उसमें ही मिल जाएगा, ये सारी चीजें मेंशन की हुई हैं। इस बार जो क्वेश्चन थे काफी रिसर्च पेपर ओरिएंटेड थे, क्योंकि जब हमने भी सर्च किया तो इनके जो रेफरेंस थे डायरेक्ट रिसर्च पेपर्स में मिले कि ना कि बुक्स में। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको कंसेप्ट्स पढ़ने हैं रादर देन की वन लाइनर। वो हमारी आदत हो चुकी है कि कुछ पर्टिकुलर बुक्स है उनको रट लेना है, उससे नहीं होता। थोड़ा सा कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो इजी रहेगा। हालांकि पेपर डिफिकल्ट था, और डिफिकल्ट था तो वो सबके लिए डिफिकल्ट था। तो एम ऐसा भी नहीं है कि 100 में से 100 लाना, बट ये है कि ज्यादा से ज्यादा गेन करना। Then which one of the following is not a mode of action of the biocontrol agent? बायोकंट्रोल एजेंट के मोड का एक्शन क्या नहीं होता? बायोकंट्रोल है बेसिकली किसी भी हम बायोलॉजिकल फॉर्म से हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो एंटीबायोसिस, कंपटीशन, लाइसिस के ऑप्शंस होते हैं। कौन सा नहीं है? आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस का इसमें कोई भी रोल नहीं है। विच एजेंडा एसडीजी एड्रेस द जीरो हंगर? तो वो सेकंड वाला एजेंडा है जो जीरो हंगर को एड्रेस करता है। ब्लाइट कास्ट फोरकास्टिंग मॉडल किसके लिए है? लीड ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। देन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज टू द फार्मर्स डन बाय कितने केवीके, लोकेटेड इन कितने जोन? तो अगर आप देखेंगे केवीके की साइड में 732 दिया रहता है, बट यहाँ पे जो टर्म था वो 722 है। 11 जोन है, तो अगर आपको 11 जोन भी पता है तो भी ये सही रहेगा यहाँ पे। देन साइंस, ये तो हमने अभी सॉरी, साइंस डीलिंग विद द आउटब्रेक एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिडेमियोलॉजी।
लॉजी। देन CIB-RC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ, अगेन अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें कई बहुत सारा आपको डाउट हो सकता है कि किसके लिए है, ऑल ऑफ द अबव के लिए आता है, बट CBI-RC में आप देखेंगे इंसेक्टिसाइड के लिए ज्यादा दिया रहता है, बट ऑल ऑफ द इसका आंसर है। वर्ल्ड फ्री ऑफ हंगर एंड माल न्यूट्रिशन किसका विजन है, तो वो UNFAO का विजन है, वर्ल्ड फ्री ऑफ हंगर। Then which of the most widespread of the malnutrition among the preschool children in India under 5 आप देखेंगे तो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट थे, अगेन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था और इसका रेफरेंस बहुत स्पष्ट रेफरेंस मिल पाना मुश्किल है, आप लोग कमेंट पे भी बताइएगा क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जिसमें मुझे एम्बिग्युइटी लगी है या उस क्वेश्चन के अलावा किसी में भी आपको भी डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं, उसको थोड़ा डिस्कस किया जा सकता है, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन रिसर्च पेपर ओरिएंटेड होता है तो रिसर्च अपने आप में एक रिसर्च है, मतलब उसकी सर्च जारी है, तो उसमें ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं, आप रेफरेंस देंगे हम जरूर उसको डिस्कस करेंगे। तो अगेन जो इसमें डाउट है वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और साथ साथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, दोनों ही इंडिया की मेजर डेफिशिएंसीज हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन दोनों ही अंडर 5 या फिर प्री स्कूल चिल्ड्रंस में बहुत कॉमन रहती है। देन 49 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप, तो इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप है, अगेन ये भी डिपेंड करता है कि किस जगह के लिए है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप में दो टाइप के होते हैं, एक H जो हाइड्रोजन आयन हम कहेंगे बिना हाइड्रोजन आयन के ही काम करता है, तो उस केस में Ca2 प्लस ATPase सही होगा, अदरवाइज आप देखेंगे तो ATPase वाला ऑप्शन तो ठीक है, बट ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। Then drought year as a whole, Indian Meteorological Department जो define करता है, the overall rainfall deficiency is more than 10% of क्या रहेगा, long period average value. Then H plus ATPase of the plasma membrane and tonoplast, they are both are same in function. Then oceanic Nino index corresponding to El Nino period is, ये क्वेश्चन था, अगेन ये क्वेश्चन भी काफी डिफिकल्ट है, इसकी रेंज और इतना स्पेसिफिक पूछना तो मतलब ये काफी ज्यादा ही हम कह सकते हैं एक टाइप से बाहर था, बट अगेन इसमें भी काफी रेंज रहती है, तो एक जो रेंज के करीब लगता है ऑप्शन वो ये ग्रेटर और इक्वल टू -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। देन फाइटोसिडेरोफोर्स हैव हाई एफिनिटी टू, जो फाइटोसिडेरोफोर्स होते हैं उनकी हाई एफिनिटी दोनों के लिए ही होती है, Fe2 प्लस Fe3 प्लस के लिए, Fe3 प्लस के लिए थोड़ा सा ज्यादा होती है, बट यहाँ पे ऑप्शन बोथ A एंड B भी दिया हुआ है, तो अगेन इसमें आंसर दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। इन विच वेवलेंथ रेंज ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब एनर्जी, इन दोनों पूछा गया किसमें वो जब ज्यादा करते हैं, तो वो अगेन ये जो रेंज आती है 5 to 100 इसके बीच में रहती है। देन 55 क्वेश्चन देखेंगे तो अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब मैं कह सकता हूँ कि इजी हो सकता था अगर आपको क्लोरोफिल स्ट्रक्चर्स के बारे में आपने पढ़ा है, क्योंकि द प्रोटो क्लोरोफिल लैक्स टू हाइड्रोजन एटम वन ईच एट, किस किस पे और कार्बन और कौन से रिंग की, तो ये तो क्लियर था कि जो यहाँ पे कार्बन रिंग है वो कितनी रहेगी, 4th कार्बन पे रहेगी एंड 7th एंड 8th के साथ, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। देन टेंशियोमीटर इज सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ सॉइल, किस टाइप के लिए सॉइल के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है, सैंडी सॉइल के लिए ज्यादा सुटेबल रहता है। देन NADP-ME टाइप C4 पाथवे इज फाउंड इन, ये किस में पाया जाता है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है शुगर केन एंड मेज, यहाँ पे सही आंसर है। पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस इज, पार्थिनियम कैसा टाइप का प्लांट होता है, इंटरमीडिएट, ये तो इंटरमीडिएट है, मतलब ये C3 एंड C4 के बीच का रहता है, तो C3 एंड C4 विल बी द करेक्ट आंसर, बाकी नहीं होंगे। इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, इन्यूलिन किसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज का। वाटर यूज एफिशिएंसी है, अब इसको आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 6.31 हेक्टेयर मिलीमीटर रहेगी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग जर्मिनेटर फॉर द पैरासिटिक वीड्स, स्ट्रॉन्ग जर्मिनेटर किसके लिए है पैरासिटिक वीड्स के लिए, तो स्ट्राइगोलैक्टोन्स है, ए और बी होना थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे लगता है। The ratio of the land required by the pure crop to produce the same yield as of that of intercrop is, तो वो क्या रहेगा, land equivalent ratio, land equivalent ratio यहाँ पे सही आंसर होगा। Then clay soil contains which type of pores to large extent, तो ये हम सभी को पता है clay soil में क्या होते हैं, माइक्रोपोर्स होते हैं, यहाँ पे इन्होंने माइक्रोपोर्स नहीं लिखा, कैपिलरी पोर्स लिखा था, मतलब जब पेपर बनाया गया तो बहुत तसल्ली से, बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च करके पेपर बनाया गया है, एंड ट्रस्ट मी ऐसा पेपर मैंने पहले नहीं देखा कभी भी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में भी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हम देखते हैं तो पेपर काफी डायरेक्ट होते हैं और जनरल होते हैं जिसमें इकोनॉमी सॉइल साइंस का पोर्शन ज्यादा रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था। द प्लांटलेट दैट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू क्लोनल प्रोपगेशन, जो क्लोनल प्रोपगेशन से बनता है उसको हम क्या कहते हैं, रेमेट हम उसको कहते हैं, बेसिकली जो क्लोन
होता है उसको रेमेट कहा जाता है। क्लोनल प्रोपगेशन से क्या बनेगा, क्लोन बनेगा। सीडलिंग या सैपलिंग तो नॉर्मल चीज हो गई। तो क्लोनल प्रोपगेशन से क्लोन बन रहा है उसको रेमेट बोला जाता है, जिससे प्लांट से बनता है उसको हम ऑटेट कहते हैं। देन क्रॉपिंग पैटर्न इज रेफर टू, अगेन ये क्वेश्चन भी में भी जो ऑप्शंस हैं वाकई में ये ऑप्शंस बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजिंग दिए हुए हैं, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर ही आंसर आएगा, क्रॉप इन डिफरेंट सीक्वेंसेस, उसको हम क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। देन ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था, बट अगेन अगर हमें पता है तो इजी था, अदरवाइज ये डिफिकल्ट हो सकता था। बेसल एरिया पर हेक्टेयर इफ द नंबर ऑफ टेली ट्रीज वाज 14 एंड द बेसल एरिया फैक्टर ऑफ द वेज प्रिज्म यूज्ड इज 3, तो 14 into 3 रहेगा और करेक्ट आंसर क्या आएगा 42 मीटर स्क्वायर। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा, किसी में भी आपको चाहिए कुछ हम डिस्कस करें, तो आप हमको एग्री भी, टेलीग्राम हमारा एक ग्रुप भी है, उसमें भी आप लिख सकते हैं, वहां पे हम इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। If the drainage coefficient is 3 centimeter per day, then the flow rate through drains of the watershed area is 1500 hectares is, तो वो कितना रहेगा 5.2 cubic meter per second. इन waterlogged lands, जो waterlogged lands की बात है, waterlogged condition है, मतलब उसमें किस में saturation ज्यादा रहेगा, root zone में, soil pores are saturated up to the root zones. Okay. Then which subsurface drainage system consists of the lateral that enter the main drain at an angle generally from the both side, उसको हम क्या वो कौन सी मेथड सब कौन सा सिस्टम है, हेरिंग बोन। द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सॉल्ट इन द सॉइल रिक्वायर, जो प्रेजेंस है एक्सेस सॉल्ट की सॉइल में, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, बेसिकली वाटर ज्यादा होना चाहिए, तो डिजोल्व होकर वो निकल जाए, तो मतलब यूज एफिशिएंसी नहीं, स्टोरेज एफिशिएंसी होनी चाहिए, और वो कैसी होनी चाहिए, हाई वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी रहनी चाहिए। पूसा सूर्या मैंगो कल्टीवार इज सेलेक्टेड फ्रॉम द एल्डन, अब अगेन ये भी कुछ भी रैंडम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, एल्डन एल्डन से ये सेलेक्ट किया गया है। देन प्लांटेशन ऑफ हाई वाटर कंज्यूमिंग ट्रीज फॉर विड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर इज टर्म्ड एज, उसको क्या बोला जाता है, बायोड्रेनेज किया जाता है, मतलब रूट के थ्रू ट्रांसपिरेशनल लॉसेस के से। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था 66 के बाद आप देख रहे हैं 82 क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि ये जो पेपर मुझे मिला था इसमें वो स्कैन पेजेस नहीं है, बट मैंने कहा कि मैं कितना और वेट करता। सो मैं जो बाकी क्वेश्चंस हैं उसके मैं कल आपको पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, अभी ये वाले क्वेश्चंस आप अपने देख सकते हैं। देन 88 क्वेश्चन है, स्प्लैश इरोजन इज अदरवाइज कॉल्ड एज, स्प्लैश इरोजन को क्या बोलते हैं, स्प्लैश क्या है, बेसिकली ड्रॉप से, तो ड्रॉप कहाँ पे है, रेन की ड्रॉप से, तो रेन ड्रॉप इरोजन इसको कहा जाता है। Who among the following is the father of agriculture demonstration, CM and ENAP, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वन लाइनर वाला क्वेश्चन है वो यहाँ पे हमें देखने को मिला। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कल्टीवार ऑफ कस्टर्ड एप्पल, हम ये से काफी सर्च कर रहे थे, बट जो हमें सर्च के अकॉर्डिंग मिला, बालानगर इज द वेराइटी। आई डोंट नो जयनगर एंड विजयनगर के बारे में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेफरेंस मुझे दिखा नहीं बालानगर एंड विजयनगर का, कमेंट बॉक्स पे आप बता सकते हैं। Tagetes petula marigold is also known as, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रेंच मैरीगोल्ड। सबडिवीजन है एक, on the basis of some important deviations such as surface textures, erosion, slope and the stoniness, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल की सीरीज, सॉइल सीरीज बोलते हैं। सिटीरिया पेरिबस का क्या मतलब होता है, कीपिंग रेस्ट ऑफ द थिंग्स कांस्टेंट, उसको हम बोलते हैं सिटीरिया पेरिबस। एच पता नहीं अभी ये क्वेश्चन का क्या रेफरेंस था आगे, बट ये इसका आंसर है। H positive and Al3 positive ions present in non-exchangeable with the organic matter and the silicate clays the and aluminium hydroxyl ions accounts for, तो इसका क्या आंसर सही है, रिजर्व एसिडिटी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू द थॉमस रॉबर्ट माल्थस, पॉपुलेशन टेंड्स टू ग्रो, पॉपुलेशन कैसे ग्रो करेगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, और फूड प्रोडक्शन हमारा कैसे ग्रो होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था। जो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन होता है, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन इस टाइप से होता है, यहाँ पे आप देखेंगे इस टाइप से, मतलब ये जो सीधे थी अभी ये यहाँ पे इस टाइप से हो गया, तो ये पैरासेंट्रिक इन्वर्जन बोलते हैं, तो सेंट्रोमेर के बाद, तो यहाँ पे कौन सी होती है, केवल एक सिंगल आर्म तक ही ये कन्फाइंड रहता है। नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पॉलिसी कब आई थी, 2000 में। एजोस्पाइरलम लाइपोफेरम, ये मेजरली राइस में होता है, बट आपको कुछ कुछ रिसर्च पेपर देखेंगे आपको मेज पे दिखेगा, बट जहां तक है ज्यादातर ये राइस में रहता है। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम इज मेनली नोन फॉर, ट्रेनिंग एंड विजिट मतलब एक तो ट्रेन करना है और बार बार उसको विजिट करना है, तो अगर आप सारे ऑप्शन देखेंगे तो सिस्टमिक ट्रेनिंग एंड शेड्यूल्ड विजिट यहाँ पे हमें सही आंसर लग रहा है। सो दिस इज अबाउट द एचपीएससी एडीओ, एचपीएससी एडीओ कुछ जो क्वेश्चन छूट चुके हैं बीच में, वो मैं आपको कल अपने एग्रीबी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगा, आप वहां पे देख सकते हैं, और साथ ही साथ इसका जो पूरा पेपर का लिंक है विद एक्सप्लेनेशन,
हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, क्योंकि यहाँ पे कई क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन नहीं किया है, एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको टेस्ट लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप उससे देख सकते हैं। बाकी फिर जब जो HPSC के द्वारा है आंसर शीट भी आएगी तो उससे फिर उसको टैली किया जाएगा और देखा जाएगा, क्योंकि हालांकि उसमें भी ऑब्जेक्शंस रहते हैं बट वो बाद में आने के बाद ही पता चलेगा। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है यहाँ से क्या लर्निंग्स आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। लर्निंग्स क्या है कि हमें कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, वन लाइनर्स के भरोसे स्टार्टिंग में नहीं रहना है। वन लाइनर्स हमेशा रिवीजन के लिए होते हैं बट उनको ही पढ़ना सफिशिएंट नहीं रहेगा। तो IBPS AFO या फिर कोई भी आगे आने वाले जो एग्जामिनेशन है, चाहे OPSC या फिर UP SSSC, कोई भी एक पेपर है, आप बहुत अच्छे से पढ़िए। इजी आएगा तो वो प्लस पॉइंट होगा, बट अगर डिफिकल्ट आएगा तो भी आप बेटर कर पाएंगे। अब दूसरी बात आती है कि सर कट ऑफ क्या होगी। तो देखिए कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, पेपर डिफिकल्ट था, सबके लिए डिफिकल्ट था। ये हमेशा रहता है कि कट ऑफ कम जाएगी, कम कितना होता है उसका कुछ नहीं पता, हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बट हाँ, जो अटेम्प्ट है अगर देखा जाए तो 50 भी बहुत रेयर है, और अगर 50 अटेम्प्ट भी है तो उसमें कितने गलत है ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। बट डेफिनेटली जो कट ऑफ रहेगी वो कम रहेगी। अब वो कितनी रहेगी, कि 10 रहेगी, 20, 30, 40, 50, 60 क्या रहेगी, वो कहना बहुत मुश्किल होता है। और कट ऑफ के पीछे मत जाइएगा, रिजल्ट जब आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। उससे बेटर है कि आप अपना जो नेक्स्ट टारगेट है, नेक्स्ट एग्जामिनेशन है, उसको फोकस कीजिए। आपने इसके लिए प्रिपरेशन की थी, आपने अपना 100% दिया, अब आप उसको छोड़ दीजिए। आप अगर इन क्वेश्चंस को भी आप केवल कट ऑफ को एज्यूम करने के लिए ना देखें, इन क्वेश्चंस को इसलिए देखें कि आपने क्या चीज मिस की थी कि जिससे कि आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाया, या फिर ऐसा कौन सा टॉपिक था जिसको आपको आगे भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रहा होगा। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।